अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एक्सपर्ट लॉ अकेडमी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस का एक क्वेश्चन जो कि डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी क्या होती है, इसके हम लीगल मीनिंग, लिंग्विस्टिक मीनिंग देखेंगे। इसके बाद हम इसके फीचर्स देखेंगे और फिर मेरिट्स और डीमेरिट्स पे भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं, जिसमें बताया गया है कि डेमोक्रेसी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। यानी दौरे जदीद में जो है, अगर आप देखें तो डेमोक्रेसी जो है सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है, क्योंकि इसमें लोगों की विल को इंपॉर्टेंस दी जाती है, लोगों को इंपॉर्टेंस दी जाती है। ये लोगों की गवर्नमेंट होती है और लोग ही जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और वही उनके लिए फिर कवानीन को नाफज करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसमें बताया गया कि इट इज़ ऑफन डिस्क्राइब एज द गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये अब्राहम लिंकन के लफ्ज़ हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने एज इट इज़ ही याद करना है कि डेमोक्रेसी कौन सी हुकूमत होती है, कि लोगों की हुकूमत होती है, लोग ही बनाते हैं और लोगों पर ही अप्लाई की जाती है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ओरिजिनेटेड इन एंशियंट ग्रीक, यानी ये पुराने ग्रीक से जो है ये सिस्टम स्टार्ट हुआ है, वहाँ से इसका इर्तिका हुआ है। बट इट्स मॉडर्न फॉर्म डेवलप्ड ओवर कंट्रीज इन यूरोप, सेंचुरीज इन यूरोप एंड अमेरिका, यानी कई सदियों तक फिर ये जो है सेंट्रल अमेरिका और यूरोप में अप्लाई होता रहा। उसके बाद आगे आप चलें तो आगे लिखा हुआ है डेमोक्रेसी गिव इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजन्स टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। यानी डेमोक्रेसी तमाम लोगों को ये राइट देता है कि वो क्या कर सके, कि जो हुकूमत का प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन तमाम लोगों को देता है। इट इंश्योर फेयरनेस, इक्वलिटी एंड जस्टिस एंड एम्फेसाइज द विल ऑफ मेजोरिटी थ्रू फेयर एंड फेयर इलेक्शन। यानी इसमें फ्री और फेयर इलेक्शन होते हैं ताकि लोगों को बेसिकली इक्वलिटी की बिना पे उनके राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब हम देखते हैं मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम इसका वर्ड देखें तो ग्रीक वर्ड डेमोस कार्टस से ये वर्ड निकाला गया है। ठीक है, यानी दो वर्ड हैं ग्रीक, डेमोस एंड कार्टे। डेमोस मतलब क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं, और कार्टस मतलब होता है पावर ऑफ पीपल, यानी लोगों की हुकूमत। एंड वी अगर हम इसको कंबाइन करके इसके लिटरल मीनिंग को देखें, रूल और अथॉरिटी ऑफ द पीपल, यानी ये लोगों की जो हुकूमत है, लोगों का जो मतलब लॉ है उसको हम बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। अगर आप इसको देखें, यानी बेसिकली होती क्या अथॉरिटी के मतलब हम जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को आगे ला रहे हैं ना, हमारे वो मर्जी के तहत आ रहे हैं तो वो आके हमारे ही मुताबिक कानून को बनाएगा, ये डेमोक्रेसी है। सिंपल मीनिंग अगर हम इसके देखें तो सिंप्लीफाई करते हुए गवर्नमेंट बाय पीपल, पावर एंड अथॉरिटी बिलोंग टू द पीपल देमसेल्फ। यानी ये लोगों की गवर्नमेंट होती है, लोगों के लिए बनाई जाती है, यानी पावर क्या है कि लोगों से बिलोंग कर रही है। ये इसकी सिंपलेस्ट जो है वो फॉर्मेट है डेफिनेशन की। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है इसकी मॉडर्न सेंस क्या है, मॉडर्न क्या कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल इसका डेमोक्रेसी का, वो देख लेते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड ऑन कंसेंट ऑफ द गवर्नड, यानी इसमें बेसिकली जो है वो एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है जिसको लोगों की कंसेंट के साथ जो है वो चलाया जा रहा है। सिटीजन इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हु मेक एंड इन्फोर्स ऑन देयर बिहाफ, यानी सिटीजन वो कानून बनाते हैं, वो लॉज बनाते हैं जो कि उनके बिहाफ पे वर्क करता है, यानी अपना रिप्रेजेंटेटिव वो खुद लेके आते हैं और वो जो रिप्रेजेंटेटिव खुद बनाते हैं उसको वो कानून के तहत जो फिर वो कानून बनाता है और वो लॉज जो मुल्क पे एप्लीकेबल करता है उनके बिहाफ पे, वो जो है सिस्टम डेमोक्रेसी का आता है। यानी एक रिप्रेजेंटेटिव आया, उसने जो कानून बनाए, फिर लोग उसको मानते हैं क्योंकि वो उनके विल को सामने रखते हुए कानून बनाता है। तो ये है जी मॉडर्न कंसेप्ट। अब हम आगे चलते हैं, इसकी डेफिनेशंस की क्लास को हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले अब्राहम लिंकन की है कि डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट फॉर पीपल, बाय पीपल एंड फॉर द पीपल। यानी डेमोक्रेसी एक ऐसी जमहूरियत, एक ऐसी निज़ाम हुकूमत है जिसकी जो कि लोग बनाते हैं, लोगों के लिए बनाई जाती है और लोगों पर ही अप्लाई की जाती है। तो ये इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसको अगर आप चाहें तो एज इट इज़ याद कर लें ताकि इफेक्टिवली आपको जो है वो पेपर में अच्छे नंबर लेने में मदद करे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना होता है, देन उसके बाद जो आपने मीनिंग और डेफिनेशन बयान करनी है। डेफिनेशन के लिए आप पहले राइटर का नाम लिखें, ठीक है, जिस भी स्कॉलर की आप डेफिनेशन बता रहे हैं, और उसके बाद आप फर्दर क्या करें कि डेफिनेशन को लिख दें। आगे वाली डेफिनेशन हम देखते हैं, लॉर्ड ब्रेसी के मुताबिक है डेमोक्रेसी इज़ दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द विल ऑफ द मेजोरिटी ऑफ क्वालिफाइड सिटीजन रूल्स। यानी इसमें जो मेजोरिटी में वोट हासिल करता है, क्वालिफाइड सिटीजन जो होता है, जो लोगों की विल के मुताबिक आता है, और लोगों की विल क्या होती है,
मतलब मेजोरिटी जिस साइड पे होती है उसको इंपॉर्टेंस दिया जाता है और उसके मुताबिक वो पर्सन रूल करता है। जेस मिल के मुताबिक है डेमोक्रेसी मीन्स द पार्टिसिपेशन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सिटीजन इन गवर्नमेंट, यानी इसमें यह बताया जाता है कि लोगों का जो बड़ा ग्रुप है वो क्या है सिटीजन्स का, कि वो गवर्नमेंट के जो फ़राइज़ हैं उसमें हिस्सा ले रहा है, उसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। यहाँ तक आपके लिए काफ़ी है। आप 2-3 डेफिनेशन कर लें, मीनिंग्स आप 2-3 लिख लें, जिसमें आप लीगल लिंग्विस्टिक मीनिंग लिख लें, लिटरल मीनिंग लिख लें। उसके बाद जो है आप जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको लिखें, तो ये काफ़ी होता है, यानी 14 मार्क्स के लिहाज से ये बहुत है। अब हम इसकी क्लासेस और टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी देखते हैं, जिसमें डेमोक्रेसी को उसने बयान किया है कि ये बेस करता है डिफरेंट काइंड्स पे, लेकिन जो 2 मेन इसकी कैटेगरीज हैं डेमोक्रेसी की वो कौन सी हैं? डायरेक्ट और प्योर डेमोक्रेसी सबसे पहले आती है, जिसको हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी कहते हैं, प्योर डेमोक्रेसी भी बोल सकते हैं। इसमें क्या बताया गया है? इन अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी पीपल देमसेल्फ मेक लॉज एंड डिसीजन डायरेक्टली, यानी लोग डायरेक्टली आगे आते हैं और ख़ुद ही क्या है कि कवानीन के प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं और उनको डिसीजन करते हैं डायरेक्टली। उसके बाद है देयर आर नो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, इसमें कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, सिटीजन खुद पार्टिसिपेट करते हैं। दिस फॉर्म वाज पार्टिसिपेटेड इन एंशिएंट ग्रीक सिटी स्टेट लाइक एथनिक्स, एथनिक्स में मतलब ये एप्लीकेबल होता था बहुत ज़्यादा। इट इज़ सूटेबल, ये सिर्फ शुमाल स्टेट के लिए जो है ना वो सूटेबल होता था, जिसमें एंशियंट एथनिक्स है, मॉडर्न स्विट्ज़रलैंड है, ये ठीक है, ये सारी आ जाती है कि स्विट्ज़रलैंड के भी कुछ कंटोन्स हैं, ठीक है, कुछ इजलास हैं, उनमें ये एप्लीकेबल होता था। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, जिसमें इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है? इन दिस सिस्टम पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू इलेक्शन, यानी इसमें जो है वो इलेक्शन सिस्टम होता है और वो सिलेक्शन में वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स मेक लॉज एंड गवर्न ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, और ये क्या करेगा कि ये रिप्रेजेंटेटिव लोगों के बिहाफ पे कवानीन बनाएगा और लोगों को ही फिर उन कवानीन को इम्प्लीमेंट उन पे करवाएगा। इट इज़ द मोस्ट कॉमन एंड प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी टूडे, मतलब ये बहुत आम जो है और जो है यूज होने वाली प्रैक्टिकल एग्जांपल है। सिटीजन हैव द राइट टू चूज देयर लीडर्स एंड रिप्लेस देम थ्रू इलेक्शन, मतलब सिटीजन के पास राइट है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चूज कर सकते हैं, जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। अब हम चलते हैं इसके करैक्टरिस्टिक्स पे, फीचर्स क्या हैं डेमोक्रेसी के, यानी खसूसियत क्या है, या वो पढ़ लेते हैं जी हम। सबसे पहले सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल, यानी लोगों की जो है ना वो इक़्तिदार आला है, ये चीज़ इसमें बताई गई है। द अल्टीमेट पावर रेस्ट विद द पीपल, यानी नज़र तो नहीं आ रही, रिप्रेजेंटेटिव तो सामने है लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव लोगों की वजह से आ रहा है, तो ये लोगों की पावर हमें यहाँ पे नज़र आती है। दे इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव टू मेक डिसीजन, यानी वो रिप्रेजेंटेटिव को किस लिए इलेक्ट कर रहे हैं? ताकि वो डिसीजन मेकिंग में उनके डिसीजन ले सके और उन पर इम्प्लीमेंट करवा सके। तो ये इसका पहला जो है वो एक फ़ीचर था। अब हम नेक्स्ट इसकी क्वालिटी देखते, इक्वलिटी है जी दूसरा फीचर। ऑल सिटीज़न इक्वल बिफोर द लॉ, यानी डेमोक्रेसी में तमाम सिटीज़न क्या होंगे? इक्वल होंगे एंड एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, और सबको इक्वल जो है ना वो पॉलिटिकल राइट्स मिलेंगे रिस्पेक्ट ऑफ कास्ट, क्रीड और स्टेटस, मतलब ये नहीं देखा जाएगा कि ये किस नज़ात या नस्ल से बिलोंग करते हैं, ऑल दैट थिंग और नॉट इम्पॉर्टेंट, जस्ट ये देखा जाएगा कि भाई इनका जो है मतलब लॉ की नज़र में सब इक्वल हैं। उसके बाद मेजोरिटी रूल यहाँ पे बताया गया। नेक्स्ट आप चलते हैं हम, ठीक है, मेजोरिटी जो है वो रूल करेगी। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ ना इक्वलिटी को, ताकि आपको पता चल जाए कि ये हमने पढ़ लिया हुआ है। अब हम मेजोरिटी रूल पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रिंसिपल बट द राइट ऑफ मिनोरिटीज़ आर प्रोटेक्टेड, मतलब जो विल है ना मेजोरिटी की उसको देखा जाता है, मिनोरिटीज़ के राइट्स को लेकिन फिर भी प्रोटेक्ट किया जाता है। मतलब डेमोक्रेसी में मेजोरिटी आती है ना, एक पार्टी दो पार्टीज़ होती हैं, लेकिन इम्पोर्टेंस दी जाती है मेजोरिटी पार्टी को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो मिनोरिटीज़ में होंगे और उनको छोड़ दिया जाएगा, बल्कि उनके भी तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा मुकम्मल। फेयर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यानी इलेक्शन जो है वो रेगुलर बेस पे होंगे, जैसे पाकिस्तान में 5 साल बाद होते हैं तो वो 5 साल बाद ही होंगे, और लोग अपने जो है वो रूलर्स को खुद चूज़ कर सकते हैं विदाउट कोरेशन, यानी किसी भी जबर के बगैर, किसी भी डर के बगैर वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चूज़ कर सकते हैं। रूल ऑफ लॉ है, नो वन अबव द लॉ, मतलब कोई भी कानून से बालातर नहीं होगा, सब लोग कानून को ही मानेंगे, ठीक है। ओबे द लॉ, हर कोई कानून के मुताबिक चलेगा, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम, सिटीजन एंजॉय फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन, एसोसिएशन एंड मूवमेंट, सिटीज़न को मुकम्मल इजाज़त हासिल होगी कि वो किसी भी मज़हब को, किसी भी तंजीम को जो है वो माने, ठीक है, किसी भी मूवमेंट को वो ज्वाइन कर सकते हैं। अकाउंटेबल गवर्नमेंट, यानी जो गवर्नमेंट बनाई जाएगी वो अकाउंटेबल होगी, यानी जो भी वो फ़राइज़ सर अंजाम देगी वो अकॉर्डिंग टू लॉ।
मजीद क्वेश्चन है, कंडीशन नेसेसरी फॉर सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की सक्सेस के लिए कौन कौन सी कंडीशन होना लाजम है। सबसे पहले एजुकेशन है, ठीक है। वर्क सक्सेसफुली डेमोक्रेसी को करने के लिए ज़रूरी है कि सिटीजन्स को एजुकेट किया जाए, उनको पॉलिटिकल अवेयरनेस दी जाए कि चूज़ कैपेबल रिप्रेजेंटेटिव, ताकि उनको पता हो, उन्हें पता हो कि ये बंदा किस तरह का है, किस किरदार का हामिल है, उसके अकॉर्डिंग वो उसको रिप्रेजेंट कर सके। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पॉवर्टी एंड इक्वलिटी वीकन डेमोक्रेसी, यानी जमहूरियत जो है वो अगर इकोनॉमिक जो है इस्तेहकाम नहीं होगा तो फिर जो गरीबी है वो इनइक्वलिटी है वो कमज़ोर कर देगी डेमोक्रेसी को। अ स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास हेल्प मेंटेन बैलेंस, यानी अगर मिडिल क्लास जो है ना वो लोग ज़्यादा वर्किंग करते हैं तो वही बेसिकली स्टेट का असासा होते हैं, और अगर वो अच्छी तरह से वर्क नहीं करेंगे तो रियासत कभी भी जो है वो अचीव नहीं कर सकेगी अपने गोल को। मॉरल एंड सिविल सेंस, पीपल मस्ट पोजेस ऑनेस्ट टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर लॉ, यानी लोगों को ऐसा होना चाहिए कि वो अमानतदार हों, बुर्दबार हों और कानून के मुताबिक वर्क करते हों। स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंस जुडिशरी, उसके बाद नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि अदलिया को बिल्कुल आज़ाद होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ प्रेस है, यानी मीडिया जो है वो मुकम्मल तौर पे ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए, उसको पता है कि मैंने जो भी चीज़ दिखानी है वो अकॉर्डिंग टू लॉ हो, क्योंकि मीडिया पे भी बहुत चीज़ें गलत दिखाई जाती हैं, बहुत हद तक जो है इनको रोका गया है, लेकिन अभी भी जो है स्टिल उसी तरह से चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद एडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी आ जाते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ राइट। सबसे पहला जो फ़ायदा है ना डेमोक्रेसी का वो ये है कि डेमोक्रेसी गारंटीज फंडामेंटल राइट्स एंड पर्सनल फ्रीडम टू एवरी सिटीजन, यानी डेमोक्रेसी जो है वो फंडामेंटल राइट्स, जो बुनियादी हकूक़ हैं जो आइन ने दिए होते हैं, ठीक है, बुनियादी हकूक़ वो होते हैं जो आइन में लिखे होते हैं, तो उनको ये मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देता है, ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन देता है, मुकम्मल आज़ादी देता है शहरियों को। इक्वलिटी एंड जस्टिस, ऑल सिटीजन आर ट्रीटेड इक्वली बिफोर द लॉ एंड एंजॉय इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी तमाम सिटीजन को इक्वल कंसिडर किया जाता है और इक्वल उनको जो है वो अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो किसी भी फ़राइज़ में हिस्सा ले सके। पब्लिक पार्टिसिपेंट, पीपल एक्टिवली पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस थ्रू इलेक्शन एंड पब्लिक डिबेट्स, यानी लोगों को मुकम्मल आज़ादी हासिल है कि वो गवर्नमेंट के फ़राइज़ में हिस्सा ले सकते हैं और पॉलिटिकल डिबेट्स में भी हिस्सा ले सकते हैं। पीसफुल चेंज ऑफ गवर्नमेंट कैन बी चेंज पीसफुली थ्रू इलेक्शन नॉट रेवोल्यूशन, यानी गवर्नमेंट जो है वो बदली जा सकती है मतलब पीसफुली, ये नहीं होता कि डिक्टेटरशिप हो गई और मुल्क पे कब्ज़ा हो गया, वो चीज़ से जो है ना छुटकारा हासिल होता है लोगों को, और ईजिली मतलब जो लॉज है ना वो अकॉर्डिंग टू लॉ एप्लीकेबल हो रहे हैं। चेक एंड बैलेंस का सिस्टम रहता है। अच्छा, उसके बाद हम ना इसके कुछ डिसएडवांटेजेस को देख लेते हैं जो कि आपने ऐड करने हैं, जिसमें स्लो डिसीजन मेकिंग है कि मतलब इसमें जो है ना इतना सिस्टम में ठीक नहीं होता, डिबेट करनी पड़ती है, कंसल्टेशन होते हैं, मशावरत करनी पड़ती है और डिसीजन जो है ना वो बहुत टाइम टेकिंग होता है। उसके बाद इनएफिशिएंट लीडर्स हैं, समटाइम्स अनक्वालिफाइड और पॉपुलर लीडर्स आर इलेक्टेड नॉट नेसेसरली कैपेबल वंस, मतलब ऐसे लीडर्स जो है ना वो आ जाते हैं कि जो कि इतने कैपेबल नहीं होते कि जो है वो स्टेट को बेहतर तरीके से यूज़ कर सकें। मिस यूज़ ऑफ फ्रीडम, वो अपनी आज़ादी का जो है वो गलत इस्तेमाल करते हैं, जुल्म करते हैं, करप्शन करते हैं, डिसऑर्डर करते हैं। एक्सपेंसिव सिस्टम है ये बहुत, क्योंकि डेमोक्रेसी का बार बार इलेक्शन करवाने तो ये बहुत कहता है एक्सपेंसिव सिस्टम होता है। फ्रीक्वेंट इलेक्शन जो होना और एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस ये बहुत फ्रीक्वेंटली कॉस्टली होता है। मेजोरिटी रूल में इग्नोर मिनोरिटी, मतलब अक्सर देखा गया है कि जो मेजोरिटी होती है वो भी गलत हो सकती है बनिस्बत इसके कि मिनोरिटी जो है वो इस तरह से हो, तो मतलब मेजोरिटी जो है ना वो भी कभी कभी गलत फैसले कर देती है, तो ये भी इसमें बताया गया कि इग्नोर कर दिया जाता है मिनोरिटी को कि वो क्या डिसीजन चाहते हैं, वो किस तरह से अपने लॉ को एप्लीकेबल करना चाहते हैं। तो जहाँ पे एक चीज़ के फ़ायदे भी हैं वहाँ पे उसके नुकसानात भी हैं, तो हमने तो दोनों पहलुओं के लिहाज से इसको बयान करना है जिस तरह से एज इट इज़ उसने हमसे पेपर में पूछा हुआ है।